हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक। इससे पहले हम 4 नाटक कर चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त नाटक। ध्रुव स्वामिनी करते हैं आज। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में है। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों का भी सशक्तिकरण का चित्रण है। विषय वस्तु है, यह समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है जिसका कथानक गुप्त काल से ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं। ये पे क्या है, नाटक की भूमिका लिखते हैं कौन? प्रसाद जी। यह ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्म शास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्नशील है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र भारतीय कह देते हैं, किंतु मेरा यह ऐसा विश्वास है कि तात्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए, इसलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करे, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका या जिस घटना के घटित होने की संभावना है उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। तो ये क्या थी? जयशंकर प्रसाद ने भूमिका लिखी थी। अब है ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र। मुख्य पात्र है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। यानी कि पहले किसकी प्रेमिका थी? चंद्रगुप्त की, और फिर उसने रामगुप्त की से शादी की। यह दृढ़ एवं साहसी स्त्री पात्र है। परिस्थितिवश वह जरूर कमजोर पड़ती है पर हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति धर्म के नियमों से तीखे प्रश्न करती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती है। दूसरा मुख्य पात्र है मंदाकिनी, जो नाटक की सजीव पात्र है, जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। वह भी धर्म के नियामक पुरोहित से बिना किसी डर भय के सीधे प्रश्न पूछती है, और वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। तीसरा मुख्य पात्र है कोमा, सकराज की प्रेमिका जो उसे छोड़ देती है, और कोमा स्वाभिमानी है। सकराज से कहती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। अंत में वह सकराज का शव लेने आती है। चंद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र। रामगुप्त का भाई है परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। सकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। हरगिज तैयार कौन नहीं होता? चंद्रगुप्त मौर्य सकराज के पास भेजने के तैयार नहीं होता। रामगुप्त है जो गुप्त साम्राज्य का शासक, जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बना। विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र, जो युद्ध से बचने हेतु अपनी पत्नी को शत्रु को सौंपता है। शिखर स्वामी, रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का अमात्य, राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन, यूं कहे तो रामगुप्त के निर्णय को धर्म नीति की आड़ में सही बताने वाले यह अवसरवादी कुटिल, ध्रुत एवं अयोग्य अमात्य है। पुरोहित है जो एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र है, जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं है। सकराज है जो स्वार्थी और विलासी प्रवृत्ति का शासक है और ध्रुव स्वामिनी की चाह रखता है। स्त्री को महज वस्तु समझता है, भाग्यवादी है एवं मंगल अमंगल पर विश्वास करता है। खिंगल, रामगुप्त के यहाँ सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला। मीरदेव, कोमा के पिता एवं शक साम्राज्य के आचार्य हैं। ये धार्मिक और नैतिक हैं। गौण पात्र हैं। गौण पात्र में कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड़गधारणी, शक सामंत और दासी नृत्या हैं। नाटक से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद का सबसे सफल नाट्य कृति है। गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृतनिष्ठ व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया। इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है।
इसमें नाटकीय तत्वों का सार्वजनिक विकास हुआ है। कथा। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। पहला अंक है नाटक का प्रारंभ धूर स्वामी और खड़गधारणी के वार्तालाप से हुआ है। यानी कि जो नाटक का प्रारंभ है कहाँ से होता है? धूर स्वामी और खड़गधारणी के बातचीत से शुरू होता है। नाटक के इसी अंश में प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट को न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल, विलासी और प्रवृत्ति का शासक है। वह डरपोक है। शक सम्राट की संधि जिसमें उससे ध्रुव स्वामी की मांगी गई थी, उसे देने का निर्णय कर लिया। विवाह को अस्वीकार करते हुए कहता है, आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का बोझ वे क्यों उठाए? कौन कहता है? रामगुप्त। ध्रुव स्वामी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वह युद्ध के डर से उसे सकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इसी निर्णय से असहमत होते हुए भी स्वयं सकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुव स्वामी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती, वह स्वयं भी साथ जाती है। दूसरा अंक। इस अंक का प्रारंभ कोमा के साथ हुआ। वह भी एक व्यथित नारी है, क्योंकि उसका प्रेमी सकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। तो कोमा का प्रेमी कौन है? सकराज, जो विलासी प्रवृत्ति का है। ध्रुव स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला सकराज स्त्री को भोग्य और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में सकराज आचार्य मीरदेव का अपमान करता है। यह पूरा प्रकरण सकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। तीसरा अंक पूर्व के दोनों अंकों में उद्घाटित समस्याओं का विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। इस अंक में ध्रुव स्वामी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है, क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। प्रमुख उदाहरण है पहले अंक के महत्वपूर्ण कथन और तथ्य हैं। यहाँ से शुरू होता पहला अंक। पहले अंक के क्या है? कथन। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश। कौन कहता है? शिखर। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का नाश करने का निश्चय कर लिया। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों तले से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन किसका है? मंदाकिनी का। जीवन विष की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश से यह दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यह चंद्रगुप्त का कथन है। नेक्स्ट है, अनार्य निष्ठुर मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। ध्रुव स्वामी कहती है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण आलिंगन का, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामी का। द्वितीय अंक। यौवन तेरी चंचल छाया। यह कथन किसका है? कोमा का। छल का बहिरंग सुंदर होता। मिहिरदेव। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। कोमा सकराज से कहती है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। सकराज कहता है, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। मिहिरदेव। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। ध्रुव स्वामी का कथन है। तृतीय अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। ध्रुव स्वामी कहती है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है।
यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, बल्कि तुम लोगों की दास से वृत्ति ने उन्हें लूटा है। मंदाकिनी कहती है, जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी संपत्ति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार है? कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्री अपनी इस आपत्ति में अविलंब मांग सके। यह कथन मंदाकिनी का। यह एक छोटा नाटक है, तो यह समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपको वीडियो चाहिए इम्पोर्टेंट, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो यूट्यूब पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। टॉपिक भी, रचनाएं भी, मुख्य कथन भी, सब।